हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि फेजर डायग्राम के अंदर करंट और ईएमएफ कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमारे पास तीन एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो जब ये तीनों यूज करेंगे हम, जब यूज करते हैं ये, तो उसमें जैसे किसी में तो ये होता है कि करंट और ईएमएफ दोनों साथ साथ चेंज होते हैं। मतलब करंट जब ईएमएफ जीरो है तो करंट भी जीरो है, तो ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो साथ साथ होते हैं। और किसी में ये होता है कि एक में जब ईएमएफ मैक्सिमम होती है तब करंट होता है जीरो। जब करंट हो गया जीरो फिर उसके बाद ईएमएफ होगी जीरो तो करंट हो गया मैक्सिमम। मतलब साथ साथ नहीं, जब उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब हम जैसे कोई भी सर्किट ऐसा नहीं होता जो जिनके अंदर मतलब प्योर रेजिस्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो, प्योर इंडक्टर हो। ठीक है, सर्किट में कॉम्बिनेशन होते हैं इनका। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इसके अलग अलग। जैसे अगर अकेला रजिस्टर हो तो क्या होगा। अकेला रजिस्टर जब पढ़ रहे हैं हम, अकेला मतलब रजिस्टर पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें ये मान के चल रहे हैं कि उसके अंदर ज़्यादा जो पार्ट है, ठीक है, ज़्यादा मतलब उसकी प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर की है, बाकी की जो है प्रॉपर्टी वो बहुत कम है। ठीक है, जैसे हमने एक वायर ली तो उस वायर के अंदर जैसे वायर के अंदर इंडक्टेंस भी होता है, तो इंडक्टेंस की जो है वैल्यू वो बहुत कम है। ठीक, और रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, रजिस्टर ओनली, जिसमें ओनली रजिस्टर हो। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसे ओनली पढ़ा, पहले हम पढ़ेंगे ओनली रजिस्टर, फिर ओनली इंडक्टर, फिर ओनली कैपेसिटर, फिर जैसे इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो का भी हो सकता है, जैसे आर और एल का, एल और सी का, और आर और सी का। ऐसे एक तो जैसे आर तो हो गया किसके लिए, ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया, एल हो गया इंडक्टर के लिए, और सी हो गया कैपेसिटर के लिए। तो एक बार तो अकेला पढ़ेंगे, जैसे प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। फिर जैसे एल आर सर्किट, तो उसमें क्या आ गए, एल और आर आ गए, एल सी आ गए, आर सी आ गए, और फिर ये तीनों आर एल सी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में बनेंगे, अकेला आर, अकेला सी, अकेला सी। फिर कॉम्बिनेशन एल और आर का, एल और सी का, आर और सी का, फिर आर एल सी का। ठीक है, ये तीन पढ़ने के बाद हम यही पढ़ते हैं डायरेक्ट। अब आर एल सी पढ़ लेंगे तो इसमें एल आर होंगे, तो सी की जो वैल्यू उसको कर देंगे जीरो। एल सी पढ़ेंगे तो इसका आर की वैल्यू क्या कर देंगे, उसमें जीरो कर देंगे, और आर सी पढ़ेंगे तो एल की वैल्यू जीरो कर देंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। तो इसमें स्टेप वाइज इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो तो है सर्किट डायग्राम। पहले तो इसका बनाएंगे हम सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम इसका, तो ये रेजिस्टेंस ली हमने और इसको हमने एसी होती सप्लाई। ठीक है, ये एसी का होता है सिंबल। ठीक है, जो डीसी का होता है सिंबल वो क्या होता है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। तो ये हमने एसी दी, और एसी की वैल्यू कितनी होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये रेजिस्टर लिया, इसका रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, तो पहला सर्किट डायग्राम। दूसरा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की इक्वेशन। तो ईएमएफ की इक्वेशन तो इसमें यही होगी, हम जो ईएमएफ दे रहे हैं तो वो कितनी है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यही हम इसमें ईएमएफ दे रहे हैं। जब टाइम जीरो तो ईएमएफ कितनी, जीरो। जब टाइम की वैल्यू जब t/4 है तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी, ई नॉट, जो हमने इसका बनाया था ग्राफ। बी पार्ट। तीसरा है इक्वेशन ऑफ करंट की इक्वेशन। तो ये जो है इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई आर, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, आर इज रेजिस्टेंस। तो E अपॉन आर इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो E अपॉन आर क्या है, E यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और इसको रेजिस्टेंस है। ठीक है, V इज इक्वल टू आर आई फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ से हमें V अपॉन आर, यानी V अपॉन आर की वैल्यू क्या आएगी, आई। V हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे E ले रहे हैं, क्योंकि V के लिए क्या है, तो E अपॉन आर क्या होगा,
ई क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब ये ईएमएफ है एट टाइम टी, तो यहाँ पे जो आएगा करंट वो क्या आएगा, करंट एट एनी टाइम टी, तो आई, और ई नोट अपॉन आर है तो क्या आएगा, आई नोट आएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी। देखो एक बार फिर से, ई अपॉन आर करने से वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करते उसे करंट मिलता है, तो यहाँ पे कौन सी वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसलिए ये कौन सा करंट आया, इंस्टेंटेनियस करंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट आएगा, करंट कौन सा आएगा, यहाँ इंस्टेंटेनियस नहीं सॉरी पीक है, तो यहाँ पे करंट कौन सा आएगा, पीक करंट आएगा। तो ये होगी इक्वेशन, ये तो है इक्वेशन किसकी, ईएमएफ की, ये इक्वेशन आ गई करंट की। तो ए बी सी पार्ट हो गया। तीसरा अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू करंट मतलब करंट को अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन है, तो कौन है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक, और रेजिस्टेंस हम किससे निकालेंगे, ई नोट अपॉन आई नोट, तो रेजिस्टेंस किससे आएगा, ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो आर इज इक्वल टू वी, वी यहाँ पे कौन सा है, वी की जगह ई ले रहे हैं, लेकिन ई की फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, तो फिक्स वैल्यू कौन सी है, पीक वैल्यू और पीक करंट, तो आर इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट। अब इसके फॉर्मूले में देखो कहीं पे भी ओमेगा नहीं आ रहा, ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही और ये नहीं आ रही फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब ये हो गया आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ये दी ईएमएफ दी या एसी जो दे रहे हैं हम, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखो, 60 हर्ट्ज रखो, 70 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, कुछ भी रखो, उससे आर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर के फॉर्मूले में ओमेगा या म्यू आ ही नहीं रहा, तो आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ई पॉइंट, अब देखो ई पॉइंट क्या है, फेज देखेंगे, तो यहाँ पे ईएमएफ का फेज कितना है ओमेगा टी, और इसका फेज कितना है ओमेगा टी, क्योंकि एंगल क्या बताता है फेज, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके, तो फेज दोनों का सेम है, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे फेज डिफरेंस है 0, क्योंकि इसका फेज भी ओमेगा टी है, इसका फेज भी कितना है ओमेगा टी, तो फेज कवरिंग डिफरेंस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0, तो फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, वोल्टेज एंड करंट इज 0। इसका मतलब ये हो गया जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी उसी टाइम करंट होगा मैक्सिमम, जब वोल्टेज 0 होगी उसी टाइम करंट हो जाएगी 0, क्योंकि फेज का कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अभी इसका बनाएंगे वेव डायग्राम, तो ये हो गया ई पॉइंट फेज डिफरेंस। अब ये है वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम ये हमने बनाया ईएमएफ का, जैसे इस साइड तो लिया टाइम को और इस साइड ले लिया ईएमएफ, ईएमएफ का ऐसा बनता है, ये बन गया ईएमएफ का, और ये है पीक ईएमएफ, ऐसे इस साइड ये है पीक ईएमएफ इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, माइनस, और साथ साथ करंट का। अब जब देखो ईएमएफ जब है 0 तो उस टाइम करंट भी 0, ईएमएफ जब मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, ईएमएफ फिर 0 करंट 0, ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट फिर से मैक्सिमम, ईएमएफ 0 तो करंट भी 0, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ये तो है किसका ग्राफ, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और ये है किसका I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तुम इसमें अलग अलग पेन से बना सकते हो दोनों, जैसे एक बना दिया रेड पेन से और एक बना दिया ब्लू से, या ब्लू और ब्लैक से, ताकि इसमें ये अलग अलग दिखे। तो इसमें देखो ये इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे जब टाइम 0 है तो उस टाइम ईएमएफ भी 0 करंट 0, और इस टाइम पे ये टाइम कितना था, ये टाइम था T/4, तो उस टाइम करंट मैक्सिमम और ईएमएफ मैक्सिमम, लेकिन करंट की जो है वैल्यू ईएमएफ से कम है, करंट है इतना, देखो ये करंट है इतना, ये है आई नोट, तो ई नोट तो है इतना और आई नोट इतना, ये कम क्यों है, उसका कारण ये है, देखो ये रहा आई नोट किससे मिलता है, या इसी क्वेश्चन से आई नोट किससे मिलेगा, ई नोट अपॉन आर, मतलब ई नोट को जब हम डिवाइड करें तो किसी चीज़ को डिवाइड करते हो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो ई नोट को जब डिवाइड करते तो उससे मिलता है ई नोट, तो इसका मतलब ई नोट क्या है, ये ई नोट बड़ी है, जैसे मान लो यहाँ पे रजिस्टर, जैसे ईएमएफ है 20 पीक ईएमएफ,
ठीक है 200 है सपोज, ये है 200 और आर की वैल्यू 10 है, तो 200/10 कितना है 20, तब आता है करंट 20। तो ईएमएफ को डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो इसका मतलब करंट क्या है, ईएमएफ से छोटा। तो यहाँ पे इसलिए हमने ईएमएफ की तो हाइट इतनी ली है और करंट की इतनी ली है, ठीक है, इसलिए हाइट इसमें छोटी ली है। बाकी इसमें सब कुछ वो है कि जब करंट जीरो, जब टाइम जीरो तब करंट भी जीरो, ईएमएफ भी जीरो। जब टाइम हो गया t/4 तो करंट भी मैक्सिमम और ईएमएफ मैक्सिमम। जब टाइम हो गया t/2 तो करंट भी जीरो, ईएमएफ भी जीरो। और जब टाइम हो गया यहाँ पे 3t/4 तो उस टाइम ईएमएफ भी मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम। तो साथ साथ वो हो रहे चेंज, साथ साथ ही मैक्सिमम होते हैं, साथ साथ ही क्या हो रहे हैं जीरो। तो ये इसका क्या आ गया वेव डायग्राम, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें है लास्ट पॉइंट फेजर डायग्राम। यहाँ इसमें बना देते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो फेजर डायग्राम के लिए हमने पढ़ाया था डिटेल फेजर के लिए। तो ये तो ले लिया हमने ई नोट, और ई नोट का फेज है ओमेगा टी। तो इसके साथ साथ ही लेना में आई नोट, तो ये आ गया आई नोट, ठीक है, ई नोट और आई नोट। इसका फेज भी कितना हो गया ओमेगा टी। अब जैसे आई नोट की वैल्यू चाहिए तो फेजर डायग्राम से हमें क्या मिलती है इन्फॉर्मेशन, ये देखो कि यहाँ से हम डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया आई की वैल्यू, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या मिल गया ई की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें फेजर डायग्राम, तो देखो जितना ई चलेगा उतना ही आई चलेगा, दोनों सेम फेज में है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। देखो ये है ई, तो यहाँ पे ई की लेंथ हमने ली है ज़्यादा और आई की लेंथ ली इतनी, आई की लेंथ ली इतनी और ई की इतनी ली। उसका कारण यही है बिकॉज ई इज ग्रेटर देन आई। तो ये तो आई है और ये ई है, ठीक है, और फेज वही है ओमेगा टी दोनों का। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। अब देखो अगले इंस्टेंट में ये ई यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ेगी, ठीक है। उसके साथ साथ आई भी आ जाएगी तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि बोथ आर इन सेम फेज। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे आ गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने तो ये आ गई ई की वैल्यू। ऐसे फिर आई की वैल्यू क्या होगी, ये आई है, ठीक है, आई यहाँ जाएगा और ये ई यहाँ जाएगा, तो ई की वैल्यू ये होगी और आई की वैल्यू ये होगी, ठीक है, दोनों क्या होगी बढ़ेगी। तो साथ साथ इसमें क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं ये। तो ये हो गया एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अपोजिशन टू करंट सब में इसी निकलेगा ई नॉट अपॉन आई नॉट से। क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज अपॉन करंट, लेकिन वोल्टेज हमें फिक्स वोल्टेज चाहिए। तो एसी के अंदर फिक्स वोल्टेज कौन सी होती है, पीक वोल्टेज, और फिक्स ही होती है करंट, तो फिक्स करंट कौन सा होता है पीक करंट। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट से ही वो निकलेगा हमेशा अपोजिशन, ठीक है, ध्यान रखना है, आगे भी ध्यान रखना है जब हम पढ़ेंगे इंडक्टर के लिए। तो इसमें कहीं पे भी ओमेगा नहीं आर, इसका आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी इसको दो, जीरो फ्रीक्वेंसी दो, चाहिए इसको 1000 दो, 1 लाख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फेज डिफरेंस क्या है दोनों का, इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस इज जीरो, ई और आई के बीच में। ये है इसका वेव डायग्राम, दोनों साथ साथ जीरो है, साथ साथ मैक्सिमम है, फिर जीरो है, फिर साथ साथ मैक्सिमम, फिर जीरो है, और ये इसका फेजर डायग्राम। तो ये हो गया एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। अब नेक्स्ट है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो वही पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट सर्किट डायग्राम, तो फर्स्ट पॉइंट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पहले इंडक्टर का बनाएंगे सिंबल, ये है इंडक्टर, और इसको जोड़ दिया हमने ये एसी से, और ये एसी जो अप्लाई इसमें कर रखी है वो कितनी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी इंडक्टेंस है एल, ठीक है, सर्किट डायग्राम। दूसरा बी, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ यहाँ पे कितने अप्लाई कर रहे हैं, वही ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। तीसरा है इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट के लिए इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इंडक्टर के अंदर इसकी इंडक्टेंस हमने एल ली, तो
जैसे ही हम इसमें देंगे तो इस साइड तो लगाएंगे अप्लाइड ईएमएफ, और इस साइड इंड्यूस्ड हो जाएगी चेंज को अपोज करने के लिए। जैसे हमने एसी दी तो ये हाफ साइकिल दी हमने, ये हाफ साइकिल, इसमें क्या होगा करंट इसका अब ये ईएमएफ ऐसे जाएगी, तो अप्लाइड ईएमएफ ऐसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे। फिर हाफ साइकिल के लिए ईएमएफ क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो अप्लाइड ईएमएफ ऐसे, उस टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे। तो अप्लाइड ईएमएफ के क्या होती है इसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट, तो इसमें क्या होगा अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ही। ठीक है, यही होता है। जैसे डीसी सोर्स यूज किया था हमने पीछे, तो उसमें क्या था अप्लाइड ईएमएफ ऐसे थी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस साइड है। तो इसमें हाफ साइकिल के लिए ये तो है अप्लाइड ईएमएफ का, ये ईएमएफ की ग्राफ है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जब हमने पॉजिटिव दी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव मतलब ऐसे जा रही है ये डायरेक्शन, तो क्या होगा अप्लाइड ईएमएफ ऐसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे। फिर जब ये होगी नेगेटिव तो उस टाइम अप्लाइड ऐसे हो जाएगी, तो इंड्यूस्ड उसको अपोज करने के लिए इस साइड हो जाएगी। लेकिन ऑलवेज क्या रहेगी, अप्लाइड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल रहेगी। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके, तो इसमें यही इसमें ध्यान रखना है। तो अप्लाइड ईएमएफ यहाँ हम इसमें अप्लाई कितनी कर रहे हैं ईएमएफ, तो अप्लाई कर रहे हैं ये, अप्लाई इसमें ये कर रहे हैं हम ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड कितनी होती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, यहाँ इसमें हम लिख लेते हैं। तो अप्लाइड ईएमएफ तो लिखेंगे हम अप्लाइड ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस्ड होती है कितनी, वो हम इसमें पढ़ चुके। इंड्यूस्ड ईएमएफ वो होती है एल इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये ईएमएफ क्या होती है, ये इंड्यूस्ड होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके माइनस एल डी आई, दोनों को इक्वल पुट करें तो अप्लाइड ईएमएफ तो है, अप्लाइड ईएमएफ तो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस्ड कितनी होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहिए करंट की वैल्यू, इसको लिख लेते हैं ऐसे, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमें आई चाहिए। तो डी आई की वैल्यू क्या आ गई, डी आई की वैल्यू ई नॉट बाई एल, एल आगे नीचे माइनस इसके साथ आई, और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो डी आई दिया हुआ है तो हमें तो आई चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू, अब देखो इसमें माइनस बाहर ले लेंगे, ई नॉट है कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट है, क्योंकि एल का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन वन ये था सेल्फ इंडक्टेंस का म्यू नॉट एन ए एल, मतलब ये किसके ऊपर करती है डिपेंड, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए वो करंट पे नहीं करती डिपेंड की करंट कैसे चेंज, क्योंकि ये पर जो इंडक्टर ले लिया तो उसके डायमेंशन डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न डेंसिटी को बोलते हैं पर यूनिट लेंथ। तो ई नॉट अपन एल तो आगे बाहर, अंदर क्या बच गया साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो डी आई का इंटीग्रेशन तो हो गया आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल, और इसका हो गया साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी, और इसका ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा आगे नीचे, ये हो गया आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया आई का। अब इसमें जैसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं आई को माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, इसको लिख लिया हमने साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस ये है कोस थीटा क्या लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया आई का, इसमें ये आई आ गया। अब इसमें यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको,
तो आई इज इक्वल टू, अब इसको माइनस को अंदर वो कर देते मल्टीप्लाई, तो ई नोट अपॉन एल ओमेगा, और माइनस कर दिया हमने अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ साइन के साथ, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब इस माइनस को हम ले लेते हैं अंदर, ई नोट अपॉन एल ओमेगा। अंदर देखो क्यों लिया है, अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो ये हमने क्या किया है कि ये है माइनस साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ माइनस थीटा, या इसका अपोजिट क्या बोल, साइन ऑफ माइनस थीटा किसको लोग होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये है साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 तो हो गया माइनस का, ओमेगा टी हो गया प्लस का। तो ये है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको, ये है साइन थीटा है ये पूरा, इसको लिख ले साइन ऑफ माइनस थीटा लिख लिया इसको। माइनस मतलब ये आगे बाहर, तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इसको हम आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आ गया इतना। ठीक है, अब इसमें ये आई मैक्सिमम कब होगा, तो आई इज मैक्सिमम, क्यों, तो आई किस किस के ऊपर कर डिपेंड, ई नोट ये कांस्टेंट होती पी की एम, एल भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट, क्योंकि हमने जो एसी दी उसकी फ्रीक्वेंसी पर कांस्टेंट कर दी, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मैक्सिमम कब होगी, इसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो मैक्सिमम वैन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो तब आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ओमेगा, मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी ई नोट अपॉन एल ओमेगा, ये तो हो गया 1, और उस टाइम करंट क्या होगा मैक्सिमम, तो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट एल ओमेगा, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम ई नोट एल ओमेगा को पुट कर देते हैं इसमें, ये है इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, तो इसको इसकी जगह ई नोट अपॉन एल ओमेगा क्या पुट कर देंगे, आई, तो आई नोट, तो आई इज इक्वल टू आई नोट, सॉरी, तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आई करंट की इक्वेशन। देखो अगर फिर से करंट की जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ करंट, अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। अप्लाइड ईएमएफ कितनी होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमने अप्लाई की थी। इंड्यूस्ड कितनी होती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो दोनों इक्वल पुट कर दी, तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो डी आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो डी आई है तो उससे आई चीज इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करते बोथ साइड डी आई। अब ई नोट अपॉन एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गई, क्यों, क्योंकि ई नोट है पी की एमएफ, और एल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया, लेंथ एंड टर्न डेंसिटी, वो इसमें करंट के साथ चेंज हो नहीं रही, क्योंकि एक बार जो इंडक्टर यूज कर लिया उसमें हम उसकी लेंथ को चेंज नहीं करें, कुछ भी चेंज नहीं करें, हम सिर्फ करंट ईएमएफ अप्लाई की, तो वो चेंज नहीं, एल बार ले लिया, साइन का इंटीग्रेशन कर दिया कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, तो माइनस ई नोट अपॉन एल ओमेगा, तो माइनस ई नोट अपॉन एल ओमेगा, हमने कोस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा, उसको देख लेना साइन 90 माइनस थीटा। अब ये है, ये माइनस को हमने अंदर की तरफ वो कर दिया मल्टीप्लाई, ये जो था माइनस, तो माइनस ये हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो था माइनस इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि ये है माइनस थीटा, इसको हम बाहर लेके आएंगे, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर लेके जाएंगे, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो हमने ये माइनस ले लिया अंदर, ये माइनस जब अंदर ले लिया तो पाई बाई 2 तो हो गया माइनस का, ओमेगा टी हो गया प्लस का, तो ये आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आई की ये वैल्यू आ गई ई नोट एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये आई मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, साइन वाले फंक्शन की वैल्यू 1 हो, तो ये वैल्यू हमने 1 कर दी, तो उस टाइम आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो आई नोट हो गया, ई नोट अपॉन एल ओमेगा। अब हमने ई नोट अपॉन एल ओमेगा में क्या पुट कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसमें इसकी जगह आई नोट पुट कर दिया, तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आ गया इसमें, ये है इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो इसमें इक्वेशन ऑफ करंट लिखने के बाद, तो इक्वेशन ऑफ ईएमएफ भी होगी, इक्वेशन ऑफ करंट भी होगी, उसके बाद है अपोजिशन टू करंट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बी पॉइंट, अपोजिशन टू करंट। तो अपोजिशन टू करंट हमें किससे मिलता है,
अपोजिशन टू करंट, वो हमने पहले पढ़ा था, किससे मिलता है, ई नॉट अपॉन आई नॉट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपोजिशन टू करंट होता है ई नॉट अपॉन आई नॉट, उससे मिलता है। तो ये यहाँ से ले लेते हैं हम, तो फ्रॉम फर्स्ट, ये इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट से, ये इक्वेशन सॉरी सेकंड से, तो यहाँ से लेंगे, ये है आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो यहाँ से ई नॉट अपॉन आई नॉट के लिए क्या आ गई, एल ओमेगा आ गई, और यही है अपोजिशन टू करंट। तो यही है अपोजिशन टू करंट। अब इस अपोजिशन टू करंट को जैसे रेजिस्टेंस के केस में क्या बोलते हैं हम, आर, ठीक है, वो रेजिस्टेंस इसके केस में बोलते हैं एक्स सी। तो ये यहाँ लिख लेते वेयर ई नॉट अपॉन आई नॉट इज अपोजिशन टू करंट, which is called inductive reactance, which is called inductive reactance। और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो सिंबल होता है एक्स एल होता है। तो अपोजिशन टू करंट क्या होता है, ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट मतलब वोल्टेज अपॉन करंट, ये ईएमएफ है, ये वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस। और जब यहाँ रेजिस्टर यूज होता है तो क्या बोलते थे उसको, रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इंडक्टर, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अभी बताएंगे इसको रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं। ये है रिएक्टेंस इंडक्टिव, इसलिए इंडक्टिव, तो इसको एक्सएल बोलेंगे। तो यहाँ पे ई नॉट अपॉन आई नॉट किसके इक्वल हो गया, एक्सएल बोलते हैं इसको, ई नॉट अपॉन आई नॉट को। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखो इसमें वैन, अब जैसे उसमें था, उसमें क्या था, ई नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू आर थी, क्योंकि वहां पे तो क्या यूज हो रहा था, रेजिस्टर, या यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या है, मतलब इंडक्टर कांट रेजिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं एक्सएल। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, एल ओमेगा। तो जैसे उसमें हमने पढ़ा था, उसके फॉर्मूले में कहीं पे भी ओमेगा नहीं आ रहा था, इसमें ओमेगा आ रहा, मतलब कि ये अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू करंट है, किसके कारण, इंडक्टर कारण, ये ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ओमेगा की वैल्यू जब कम रहेगी, ठीक है, और कम रहेगी तब एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो, अपोजिशन बिल्कुल जीरो। और कम कितनी, जब ओमेगा जीरो, तो व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। और ये होता है किसके लिए, फॉर डीसी करंट, स्टेडी करंट, या फॉर स्टेडी करंट और डीसी करंट, उसके लिए होता है फॉर स्टेडी करंट। क्योंकि देखो जो डीसी का ग्राफ होता है ऐसा होता है, तो उसमें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी बार वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो इसमें तो डायरेक्शन एक बार भी चेंज नहीं होती, डीसी में कांस्टेंट रहता है, तो एक बार भी चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीरो। तो ओमेगा जीरो, तो एक्सएल भी क्या हो गया, देन एक्सएल इज जीरो। और एक्सएल क्या है, अपोजिशन टू करंट, तो इसका मतलब ये हो गया, हेंस द इंडक्टर, हेंस द इंडक्टर डू नॉट अपोज डीसी। क्यों, क्योंकि अपोज ही नहीं कर रहा। देखो डीसी के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी, जीरो। ओमेगा मतलब उसकी वैल्यू कितनी बार चेंज हो रही है, या उसकी डायरेक्शन कितनी, तो इसमें डायरेक्शन तो एक बार चेंज नहीं होती, तो इसलिए ओमेगा कितना, जीरो। और ओमेगा होता है डीसी, तो ओमेगा जीरो, तो एक्सएल भी जीरो। एक्सएल क्या है, अपोजिशन टू करंट, तो इसका मतलब करंट को कोई अपोजिशन नहीं है। तो करंट को कोई अपोजिशन नहीं है, तो इसका मतलब हैज द इंडक्टर डू नॉट अपोज डीसी, ये डीसी को अपोज नहीं करता, सो इट अलाउज डीसी। तो ये डीसी को अलाउ करता है, मतलब इंडक्टर में जब डीसी पास करें तो उसको अलाउ करता है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने डीसी पास की तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और ओमेगा जीरो हो गया, तो इसका मतलब अपोजिशन उसके लिए कितना हो गया, जीरो, क्योंकि ओमेगा जीरो तो एक्सएल जीरो, तो इंडक्टर के कारण उसमें अपोजिशन कितना हो गया, जीरो। ठीक है, वो इसलिए वो उसको डीसी को अलाउ करता है। उसके बाद व्हेन ओमेगा इज लार्ज, व्हेन ओमेगा इज लार्ज, और ये लार्ज होता है किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि एसी में तो होती है, इसमें डायरेक्ट एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए क्या होता है, ओमेगा लार्ज। ओमेगा लार्ज होगा तो देन एक्सएल इज आल्सो लार्ज।
मतलब अपोजिशन और लार्ज हो गया, एक्सेल क्या है अपोजिशन टू करंट, तो वो और लार्ज हो गया, इसलिए उसको क्या करेगा अपोज कर देगा, हेंस इट अपोज, हेंस इट अपोजिशन टू करंट, हेंस इट अपोजिशन टू करंट टू एसी इज लार्ज। तो एसी के लिए तो अपोजिशन बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तो इसलिए क्या लिखेंगे, सो इट ब्लॉक्स एसी। तो ये एसी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, मतलब आगे नहीं जाने देता, हाई फ्रीक्वेंसी एसी। फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट करंट, जैसे हमने ये है इंडक्टर कॉइल, इसमें से एसी पास किया, पहले पास किया डीसी, तो इसमें कोई वो नहीं अपोजिशन, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो, तो कोई अपोजिशन नहीं। जैसे हमने हाई फ्रीक्वेंसी एसी पास किया तो क्या होगा, अपोजिशन बहुत ज्यादा, उसका ओमेगा लार्ज एक्सेल बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा उसको ब्लॉक कर देगा, तो हेंस इट ब्लॉक एसी। तो ये इसमें ध्यान रखना, इंडक्टर डीसी को तो अलाउ करता है, एसी क्या कर देता है ब्लॉक करता है, ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट पॉइंट अपोजिशन टू करंट। उसके बाद आता है इसमें फेज डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट इसका ई पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट। दो पॉइंट क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, ईएमएफ एंड करंट इज π/2, इसके बीच में π/2। कैसे, क्योंकि ईएमएफ की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमने करंट की जो निकाल वैल्यू क्या थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। हाँ, इसमें देखो एक चीज, इसको रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं, वो चीज जैसे इंडक्टिव बोल रही है, इंडक्टिव का मतलब इंडक्टर के कारण है, और रिएक्टेंस क्यों है, क्योंकि जैसे हमने एसी दी तो ये रिएक्ट करता है उसको, मतलब उसको ब्लॉक कर देता है एसी को, तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी है उतना उसको क्या करेगा ब्लॉक करते हैं, उसको रिएक्ट करता है, इसलिए इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इसमें देखो फेज कितना है ओमेगा टी, और इसका फेज कितना ओमेगा टी माइनस π/2, तो इनका निकालेंगे डिफरेंस, तो ओमेगा टी माइनस, और दूसरे फेज कितना ओमेगा टी माइनस π/2, तो फेज डिफरेंस कितना है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया π/2, तो इसलिए इसका फेज डिफरेंस कितना है ई और आई के बीच में π/2। ठीक है, कौन इसमें वो चल रहा है आगे, आगे कौन चल रहा है, ये आगे चल रहा है ई, क्योंकि इसका है ओमेगा टी और इसमें से π/2 कम है, इसमें फेज कम है, तो इसका मतलब ई लीड्स आई बाई π/2, मतलब ई आई से आगे चल रहा है, मतलब जब ई मैक्सिमम होता है उस टाइम आई जीरो है, फिर ई होता है जीरो तो उस टाइम आई क्या है मैक्सिमम, ऐसे मतलब ये आगे चल रहा है, क्योंकि इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज ओमेगा टी में से कितना कम है π/2, इसका मतलब ये इससे पिछड़ रहा है कितना π/2, तो क्या कहेंगे ई, ये इससे आगे, या क्या कह देंगे आई लेग्स ई, मतलब आई ई से पीछे कितना π/2, तो कोई भी इसमें लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो ई लीड्स आई बाई π/2 या आई लेग्स ई बाई π/2। उसके बाद वेव डायग्राम, तो बनाते इसका वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम एक में हम बनाते इसमें, तो पहले तो ईएमएफ का तो यही होगा सिंपल जो हमने बनाया, तो इस साइड हमने लिया टाइम को और इस साइड ले लिया ईएमएफ को, तो इसमें देखो जब अब इसी बना देते करंट का, तो इसी साइड लेते हम करंट को भी इसी पे, जैसे उसमें लिया था पीछे, तो इसमें क्या है ईएमएफ जब मैक्सिमम है तो उस टाइम करंट कितना है जीरो, इस टाइम ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट हो गया जीरो, और जब ईएमएफ जीरो होगी तब करंट क्या होगा मैक्सिमम, उसके बाद जब ईएमएफ होगी मैक्सिमम तो करंट क्या हो जाएगा जीरो, और उसके बाद जब ईएमएफ हो जाएगी जीरो तो करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो ऐसे ग्राफ आएगा ये ऐसा। तो इसमें देखो पीक जो ईएमएफ की वैल्यू थी ये है ई नोट, और पीक करंट की वैल्यू है इससे कम आई नोट, वो होती है कम, वो पीछे बताया था, क्योंकि ई नोट में से जब हम आर को करते डिवाइड रिएक्टेंस को करते तब हमें मिलता है, जैसे इसमें जब ई नोट में से हम एक्सएल को जैसे यहाँ से लेंगे, आई नोट की वैल्यू कितनी होगी ई नोट अपॉन एक्सएल, तो ई नोट में से जब एक्सएल को करते डिवाइड तब मिलता है आई नोट, तो इसलिए ये आई नोट क्या ई नोट से छोटा है, तो इससे छोटा है। तो इसमें देखो जब टाइम था जीरो तो उस टाइम ईएमएफ कितनी थी जीरो, यहाँ पे देखो टाइम जब हो गया t/4 तो उस टाइम ईएमएफ मैक्सिमम है लेकिन करंट जीरो है, जब टाइम हो गया t/2 तो करंट जीरो है, सॉरी ईएमएफ जीरो है करंट मैक्सिमम है। फिर देखो इसमें इस टाइम के ऊपर
करंट कितना है 0 और ईएमएफ मैक्सिमम है। फिर इस टाइम पे देखो करंट कितना है, ईएमएफ है 0 और ये करंट कितना है मैक्सिमम है, ये करंट यस उस टाइम करंट है मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसा इसका बने ग्राफ। तो इसमें देखो साथ साथ नहीं चल रहे, ये जब मैक्सिमम होता है तो ये 0 होता है, जब ये 0 होता है तो ये मैक्सिमम हो जाता है, ये मैक्सिमम होगी तब ये करंट 0 हो गया, और ये जब 0 हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया। तो साथ साथ नहीं चल रही है, तो इसमें ये पीछे चल रहा है करंट इससे π/2, तो E लीड कर रहा है I से π/2, या क्या कहेंगे I E से पीछे चल रहा है π/2। तो ये हो गया इसका वेव डायग्राम। उसके बाद है लास्ट पॉइंट इसका फेजर डायग्राम। सेवंथ पॉइंट फेजर डायग्राम। तो अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। ये हमने ले लिया E0, इसका फेज तो कितना है ओमेगा टी, और I इससे पीछे कितना है π/2, तो π/2 मतलब ये है यहाँ पे। इसकी लेंथ लेंगे छोटी, ये इतनी ले ली, इसकी लेंथ छोटी लेंगे। ठीक है, ये हो गया I0। तो इसके बीच में जो एंगल हो कितना है 90 डिग्री, ये से कितना पीछे चल रहा है π/2 पीछे चल रहा है। ठीक है, ये हो गया E0। अब यहाँ पे फेजर डायग्राम से एक इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये किसकी मिलेगी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या मिलेगी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। और फेजर डायग्राम ऑलवेज कैसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इसमें हमें ध्यान रखना है। ये हमें क्यों ध्यान रखना है, देखो क्योंकि हमने ये ऐसे बनाया ना सर्कल, उस सर्कल मिटाया तभी फेजर डायग्राम बना था, और उस सर्कल में ऐसे ही चलते थे तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसमें देखो अगले इंस्टेंट में, ये तो हो गया इसका फेजर डायग्राम, अगले इंस्टेंट में ई की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर नेक्स्ट इंस्टेंट अगले टाइम में ई की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे, ये तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा E0, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी। तो ई की वैल्यू इतनी थी, अब इतनी होगी, तो ई इंक्रीजिंग, E0 तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। आई की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो आई इसमें इतना हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में फेज कितना होना चाहिए π/2 ही होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे था, तो ये जब इतना चलेगा तो इतना ही ये चलेगा, इनके बीच में एंगल तो वही π/2, तो ये इसका फेज कितना हो गया, तो ये आई की वैल्यू है, अब कितनी होगी कम होगी। ठीक है, ई की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, E0 की फिक्स होती तो ई इंक्रीजिंग और आई क्या हो गया डिक्रीजिंग। तो ये इसमें ध्यान रखना। ठीक है, ये इसमें ध्यान तो ये रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जब ये इसमें ध्यान रहेगा तो फिर आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसमें बता सकते हैं ई और आई में से कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकते हैं। मान लो ऐसा इसमें पूछ लिया ये कि ये है ई, तो आई कहाँ पे, ये है E0, तो आई कहाँ पे, तो इससे 90 डिग्री पीछे, तो 90 डिग्री पीछे मतलब ये यहाँ पे, ये हो गया I0, क्योंकि इंडक्टर में ये कितना होता है पीछे। ठीक है, अब 90 डिग्री इस साइड बनाते, लेकिन इस साइड बनाते तो ये आगे होता है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे चलता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये इससे पीछे है, तो कौन साइड है, इस साइड मिलेगा I0। अगले इंस्टेंट में इसकी वैल्यू बताओ, ये तो क्या है इतनी और इसकी वैल्यू इतनी है, तो अगले इंस्टेंट में ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, इतनी थी अब इतनी होगी, और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे चलने का अगर पता चल जाए कि चल वो कैसे रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है फेजर डायग्राम हमेशा, तो इसलिए हम बता सकते हैं वैल्यू क्या होगी इंक्रीज और डिक्रीज। देखो इसमें एक बार फिर से, एक तो देखो इसमें फेजर जो रखा डायग्राम वो ये दिया था, एक बार फिर से इसमें दूसरा लेता है एग्जाम्पल कि ये इसमें दे रखा था E0, तो अब इसमें I0 बनाओ जब हम इंडक्टर यूज करें, तो I0 इससे पीछे 90 डिग्री, तो इसका 90 डिग्री ऐसे बन सकता है ऐसे ही, तो ऐसे बढ़ाएंगे तो आगे चलेगा क्योंकि ये इससे आगे हो गया, इसका मतलब पीछे है तो ये ऐसे बनेगा ये, और छोटा क्यों बनेगा इसकी लेंथ, क्योंकि ये I0 इज ऑलवेज स्मॉलर देन E0, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये है I0 की वैल्यू। तो एक तो ये मिल गई इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ से परपेंड डालेंगे तो उससे क्या मिलेगी आई की वैल्यू इतनी है, ये है आई की वैल्यू इतनी, यहाँ से जब परपेंड डालेंगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी ई की आ गई है। अब अगले इंस्टेंट बताओ ई क्या होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीज, तो हमें देखना है ई तो चलेगा ऐसे, तो ई ऐसे अगर चलेगा तो ई यहाँ आएगा ऐसे,
तो ई की वैल्यू क्या होगी, इसमें इतनी थी, ये बढ़ेगी, तो ई तो क्या हो गया इंक्रीजिंग, और आई इसमें क्या होगा डिक्रीजिंग। आई इसमें क्यों होगा डिक्रीज, देखो क्यों, क्योंकि ये ऐसे चला तो ये यहाँ आ जाएगा आई की वैल्यू, इसमें परपेंड डालेंगे तो आई इतना था, इतना हो गया, तो आई क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो ये हो गया दोनों इंडक्टर यूज करते हैं और जब हम रजिस्टर यूज करते हैं। तो जब प्योर रजिस्टर यूज करेंगे तब क्या होगा, करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में रहेंगे, और जब हम इंडक्टर यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि करंट ईएमएफ से पीछे चलता है π/2। तो ये 7 पॉइंट होने चाहिए याद। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। थैंक यू।